क्या आप जानते हैं कि शरीर में सिर्फ कमजोरी या थकान ही नहीं बल्कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, खराब लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और स्पर्म हेल्थ से जुड़ी समस्याओं में भी न्यूट्रिशन का महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। और अगर आपको ऐसी टेबलेट के बारे में बताया जाए जिसमें एक साथ कोएंजाइम Q10 और एल कार्निटाइन, लाइकोपेन, जिंक और ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों तो आपके मन में कई सवाल जरूर आएंगे। फ्रेंड्स, मैं एसवीर यादव फार्मासिस्ट, आप देख रहे हैं एस मेडिसिन नॉलेज चैनल को। BQ10 टेबलेट आखिर किस काम आती है? इसमें मौजूद हर इंग्रेडिएंट्स शरीर में क्या करता है? क्या यह पुरुषों की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सपोर्ट कर सकती है? स्पर्म हेल्थ में इसका क्या रोल है? इसे कैसे लिया जाता है? इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं? और सबसे जरूरी किन लोगों को इसे लेने से पहले सावधानी रखनी चाहिए? आज के इस वीडियो में हम BQ10 की कंपोजिशन से लेकर यूज बेनिफिट, काम करने का तरीका, परक्यूशंस और लाइफस्टाइल टिप्स एक एक बात आसान भाषा में समझेंगे। इसलिए वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिए, क्योंकि अंत में मैं आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल हेल्थ टिप्स भी बताऊंगा जो ओवरऑल रिप्रोडक्टिव और मेटाबॉलिक हेल्थ को सपोर्ट करने में मदद कर सकते हैं। BQ10 एक न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट है। इसके प्रमुख इंग्रेडिएंट्स है यानी कोएंजाइम Q10 और एल कार्निटाइन और लाइकोपेन, जिंक, ओमेगा 3 फैटी एसिड। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, यह कोई ऐसी गोली नहीं है जिसे हर व्यक्ति के लिए किसी बीमारी की सीधी ट्रीटमेंट या केयर माना जाए। यह मुख्य रूप से न्यूट्रिशनल सपोर्ट देने वाला फार्मूलेशन है और इसका फायदा व्यक्ति की डाइट, न्यूट्रिशनल स्टेटस और लाइफस्टाइल और अंडर लिंक कंडीशन पर निर्भर कर सकता है। अब सवाल आता है कि इन पांचों इंग्रेडिएंट्स को एक साथ क्यों रखा गया है? इसे समझने के लिए हमें इनके इंडिविजुअल रोल समझने होंगे। सबसे पहले बात करते हैं कोएंजाइम Q10 यानी Q10 की। Q10 शरीर की सेल्स में एनर्जी प्रोडक्शन से जुड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया में शामिल होता है। हमारे शरीर की सेल्स को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए और माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। Q10 यानी CoQ10 इसी सेलुलर एनर्जी सिस्टम में भूमिका निभाता है। इसके अलावा यानी COX-10 को एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी से भी जोड़ा जाता है। आसान भाषा में समझें, यानी COX-10 सेलुलर एनर्जी सपोर्ट, एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट। इसी कारण COX-10 वाले सप्लीमेंट को अक्सर एनर्जी, मेटाबॉलिज्म और एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यानी एल कार्निटाइन शरीर में फैटी एसिड के एनर्जी मेटाबॉलिज्म में भूमिका निभाता है। इसे ऐसे समझिए, हमारे शरीर में फैट मौजूद है लेकिन उसका एनर्जी मेटाबॉलिज्म एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। एल कार्निटाइन इस प्रोसेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी वजह से एल कार्निटाइन को एनर्जी, मेटाबॉलिज्म और फिजिकल परफॉर्मेंस से संबंधित न्यूट्रिशन सप्लीमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। रिसर्च में एल कार्निटाइन यानी सप्लीमेंशन और मेल रिप्रोडक्टिव यानी पैरामीटर्स के बीच संभावित बेनिफिट्स का अध्ययन भी किया गया है, लेकिन इसका असर व्यक्ति व्यक्ति में अलग हो सकता है। इसलिए इसे स्पर्म काउंट बढ़ाने की गारंटेड मेडिसिन कहना सही नहीं होगा। अब बात करते हैं लाइकोपेन की। लाइकोपेन एक एंटीऑक्सीडेंट यानी कैरोटीनॉइड है। यह कई लाल रंग के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में पाया जाता है जैसे टमाटो। हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करने वाले यानी मॉलिक्यूल सेल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट शरीर की एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। इसी वजह से लाइकोपेन को न्यूट्रिशन और एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। पुरुषों की रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में भी लाइकोपेन पर रिसर्च हुई है, लेकिन सप्लीमेंट को इनफर्टिलिटी की गारंटेड ट्रीटमेंट नहीं माना जा सकता है। जिंक पर, जिंक शरीर के लिए एजेंटिल मिनरल है या कई बायोलॉजिकल प्रोसेस में भूमिका निभाता है। जिंक का संबंध इम्यून फंक्शन, सेल डिवीजन, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस, रिप्रोडक्टिव फंक्शन से है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, अगर किसी व्यक्ति में जिंक डिफिशियंसी नहीं है तो केवल ज़्यादा जिंक लेने से जरूरी नहीं कि उससे अतिरिक्त फायदा हो और एक्सेस जिंक भी नुकसान कर सकता है। इसलिए सप्लीमेंट हमेशा जरूरत और उचित मात्रा को ध्यान में रखकर लिया जाना चाहिए। अब बात करते हैं फैटी एसिड यानी BQ10 में और एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड डाइट का इम्पोर्टेंट हिस्सा है, यानी इनमें EPA और DHA जैसे फैटी एसिड शामिल हो सकते हैं। हालांकि एक्सेप्ट क्वांटिटी और फ्रंट प्रोडक्ट कंपोजिशन पर निर्भर करती है। ओमेगा 3 को सामान्य
यानी कार्डियोवास्कुलर और न्यूट्रिशनल हेल्थ के संदर्भ में काफ़ी अध्ययन किया गया है। बैलेंस्ड डाइट में फिश, नट्स और सीड जैसे फूड्स से भी हेल्थी फैट्स मिल सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, यानी COX-10 प्लस L-कार्टेन, लाइकोपेन प्लस जिंक प्लस ओमेगा 3 फैटी एसिड, इन सभी न्यूट्रिएंट्स के अलग अलग रोल हैं। एक तरफ COX-10 और L-कार्टेनेट सेलुलर एनर्जी मेटाबॉलिज्म से जुड़े हैं, दूसरी तरफ लाइकोपेन एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट देता है। जिंक कई एजेंटल बायोलॉजिकल फंक्शन में शामिल है और ओमेगा 3 हेल्थी एसिड और सोर्स है, इसलिए फॉर्मुलेशन का उद्देश्य ओवरऑल नेचुरल और एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट देना हो सकता है। लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी है कि न्यूट्रिशनल सपोर्ट और डिसीज ट्रीटमेंट एक ही चीज नहीं है। अब उस सवाल पर आते हैं जिसके कारण बहुत से लोग ऐसे सप्लीमेंट के बारे में सर्च करते हैं। पुरुषों की रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मेल फर्टिलिटी कई फैक्टर पर डिपेंड करती है, जैसे स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म मोरोफोलॉजी और हार्मोन्स, एज, वेट, स्मोकिंग, अल्कोहल, स्लीप स्ट्रेस, इन्फेक्शन, एनी वेरिकोसेल और डायबिटीज जैसे मेटाबॉलिज्म कंडीशन, कुछ मेडिसिन्स, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। इसलिए केवल एक सप्लीमेंट को इनफर्टिलिटी का सॉल्यूशन मानना सही नहीं है। कुछ इंग्रेडिएंट्स जैसे COX-10, L-कार्निटाइन, जिंक और लाइकोपेन पर स्पर्म पैरामीटर्स और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के संदर्भ में रिसर्च हुई है, लेकिन रिजल्ट हर व्यक्ति में समान नहीं होता। अगर किसी कपल को प्रेगनेंसी में समस्या हो रही है तो सिर्फ सप्लीमेंट लेने के बजाय प्रॉपर एवोल्यूशन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब इस हिस्से को ध्यान से समझिए। अगर स्पर्म रिपोर्ट खराब आती है तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, कुछ विटामिन मिनरल्स की कमी न्यूट्रिशनल हेल्थ को प्रभावित कर सकती है। स्मोकिंग स्पर्म क्वालिटी पर निगेटिव इफेक्ट डाल सकती है। एक्सेस एल्कोहल रिप्रोडक्टिव और ओवरऑल हेल्थ को प्रभावित कर सकता है, यानी ओबेसिटी, अधिक बॉडी वेट, हार्मोन्स और मेटाबॉलिक हेल्थ को प्रभावित कर सकता है। एक्सेस हेल्थ एक्सपोर यानी टेस्टिकुलर प्रोडक्शन के लिए महत्वपूर्ण है। स्ट्रेस और खराब स्लीप, क्रोनिक स्ट्रेस और पुअर स्लीप ओवरऑल हार्मोन्स मेटाबॉलिज्म हेल्थ को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ इन्फेक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ को प्रभावित कर सकते हैं। वेरिकोल यानी टेस्टिकुलर वेन्स और एब्नॉर्मल यानी इंग्रेडमेंट एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। हार्मोनल प्रॉब्लम्स, टेस्टोस्टेरोन और अन्य रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स में यानी एब्नॉर्मलिटी की भी भूमिका निभा सकती है। इसलिए सिर्फ टेबलेट पर निर्भर रहने के बजाय कारण पता करना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। अगर किसी व्यक्ति को फर्टिलिटी को लेकर चिंता है तो सबसे बेसिक यानी इन्वेस्टिगेशन में से एक है सीमन एनालिसिस। इसे लेबोरेटरी में स्पर्म से संबंधित पैरामीटर्स की जानकारी मिल सकती है। कुछ मामलों में डॉक्टर सिम्टम्स और हिस्ट्री के आधार पर हार्मोनल टेस्ट, अल्ट्रासाउंड या इन्वेस्टिगेशन भी रिकमेंडेड कर सकते हैं। इसलिए केवल यूट्यूब वीडियो देखकर अपनी डायग्नोसिस खुद करना सही नहीं है। यह हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। BQ10 की एक्सेट डोज व्यक्ति की जरूरत और प्रोडक्ट की फार्मूलेशन पर निर्भर करती है। इसलिए केवल इंटरनेट या किसी दूसरे व्यक्ति की डोज देखकर अपनी डोज तय न करें, को निर्धारित तरीके से लें और रिकमेंडेड या कि एक टेबलेट दिन में एक बार लेनी होती है। साइड इफेक्ट की बात करें तो हर सप्लीमेंट हर व्यक्ति को सूट करे या जरूरी नहीं। इन इंग्रेडिएंट्स से कुछ लोगों में नोजिया, पेट की परेशानी, इंडाइजेशन, लूज मोशन, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट आदि समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन यह सभी को नहीं होती, किसी किसी को होती हैं। यदि यह समस्याएं आपको कंटिन्यू बनी रहें तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। समझ लेते हैं कि लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। विशेष रूप से सावधानी जरूरी हो सकती है अगर आप कोई रेगुलर मेडिसिन लेते हैं, आपको ब्लीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप ब्लड यानी थाइनिंग मेडिसिन लेते हैं या आपको किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है, आपको लीवर किडनी की कोई समस्या है, प्रेगनेंसी या प्लानिंग के दौरान अन्य सप्लीमेंट मेडिसिन भी ले रहे हैं, ऐसी स्थिति में सप्लीमेंट शुरू करने से पहले प्रोफेशनल एडवाइस लेना बेहतर है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। अगर आपका उद्देश्य ओवरऑल हेल्थ और मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सपोर्ट करना है तो लाइफस्टाइल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। स्मोकिंग को अवॉइड करना ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अल्कोहल लिमिट करें, एक्सेस अल्कोहल से बचें, हेल्थी वेट मेंटेन करें। बहुत ज़्यादा ओवर वेट या अंडर वेट होना हेल्थ को प्रभावित कर सकता है। प्रोटीन रिच बैलेंस्ड डाइट लें, दाल, बीन्स, एग, डेयरी, फिश या सुइटेबल प्रोटीन सोर्स डाइट में शामिल करें। फ्रूट वेजिटेबल्स बढ़ाएं, इनसे एक्सीडेंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। नट्स, एसिड, आलमंड यानी बेलनट, पंपकिन सीड्स आदि बैलेंस्ड डाइट का हिस्सा हो सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज, वॉकिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और अन्य सुइटेबल फिजिकल एक्टिविटीज ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छे हैं। अच्छी नींद, लगातार कम स्लीप को इग्नोर ना करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट,
मेडिटेशन, एक्सरसाइज और रिलैक्सेशन तकनीक मदद कर सकती है। दोस्तों यहाँ एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर किसी व्यक्ति को स्पर्म काउंट कम है या प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो आप सिर्फ सप्लीमेंट देखकर या एज्यूम ना करें कि समस्या विटामिन की कमी के कारण ही है, क्योंकि फर्टिलिटी प्रॉब्लम के पीछे एक नहीं कई अलग कारण हो सकते हैं। इसीलिए सप्लीमेंट को सपोर्टिव न्यूट्रिएंट्स की तरह समझें, गारंटेड ट्रीटमेंट की तरह नहीं। दोस्तों अगर आपको मेरी आदि हुई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। यदि आपका कोई क्वेश्चन सवाल हो वो भी हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स हमने हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी वीडियो इसी चैनल पर डाल रखे हैं जिन्हें भी आप देख सकते हैं। फ्रेंड वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।